नमस्कार, बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। इस खास शो के जरिए हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कल आपको कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे, ये हम आपको बताते हैं। तो आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही हमारे साथ एक खास मेहमान हैं विकास सेठी साहब, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है जिसमें कुशल से हम जानेंगे मार्केट का पूरा एक्शन कैसा रहा, क्यों रहा। संदीप से हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे निवेशकों को बाजार पर भरोसा नहीं बन पा रहा है। उसके बाद हम कल आने वाले नतीजों की तैयारी करेंगे और कुशल हमें बताएंगे कि बजाज ऑटो के नतीजे कल कैसे रहने वाले हैं। इसके अलावा मानसी से हम समझेंगे कि अल्ट्राटेक के नतीजों का क्या क्या अनुमान है, कैसे नंबर आने वाले हैं, और देवांशी हमें बताएंगी डॉक्टर रेड्डीज और जुबिलेंट फूड के नतीजों से क्या उम्मीदें हैं। इन सब नतीजों पर एक्सपर्ट की राय भी लेंगे। विकास सेठी साहब हमारे साथ हैं ही सेठी फिनमार्ट के, लेकिन आपको उससे पहले दिखाते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कारोबार हुआ है, किस तरह का ट्रेड हुआ है। तो बाजार की बात करें तो बाजार में आज पूरे दिन काफ़ी उतार चढ़ाव का माहौल बना रहा। बाजार खुला, फिर थोड़ा नीचे आया, उसके बाद शानदार तेजी आई और निफ्टी एक बार 9000 के भी पार चला गया था। लेकिन बाजार की ये तेजी क्लोजिंग आते आते टिक नहीं पाई और आज बाजार महज आधे % की तेजी के साथ ही बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में तेजी काफ़ी ज़्यादा थी और अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी 56 अंक चढ़कर 8880 के पास बंद हुआ। लेकिन बैंकिंग शेयरों पर आज भी दबाव रहा, भारी बिकवाली रही और बैंक निफ्टी आधे % की कमजोरी के साथ बंद हुआ। और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1328 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1660 करोड़ रुपए की बाइंग की है, खरीदारी की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक क्या है उसका, और ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि बाजार खुलने के बाद तेजी तो आई और एक बार तो ऐसा हुआ कि निफ्टी 9000 के भी पार चला गया, लेकिन बाजार की ये तेजी टिक नहीं पाई। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? बाजार को किस बात का डर लग रहा है? अमेरिकी बाजारों की ऐतिहासिक तेजी के बावजूद भारतीय बाजार गैप से खुलने के बाद रिकवर नहीं हो पाए और इनफैक्ट उल्टा प्रॉफिट बुकिंग आई जबरदस्त। वजह दो रही सबसे ज्यादा। पहला, FIs की लगातार बिकवाली का दबाव। एक के बाद एक हर रोज FIs की दमदार बिकवाली के आंकड़े कैश मार्केट में देखने को मिल रहे हैं और ये बाजार पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं और हर एक ऊपरी स्तरों पर FIs बिकवाली करते हुए दिख रही, जो कि पिछले हफ्ते से उन्होंने की थी शुरुआत। दूसरा, सेंटिमेंट है कमजोर। 9200 के लेवल को तोड़ने के बाद से ही निफ्टी पर लोगों को थोड़ा डर लग रहा है कि नीचे का रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। और कल तो जिस तरह से क्लोजिंग हुई उसको लेकर डर भी था और कल तब क्लोजिंग हुई जब डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे। रात को डाउ 900 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। उसके बावजूद भारतीय बाजार तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। तो एक चीज बेहद साफ दिख रही है कि हमारे यहाँ सेंटिमेंट कमजोर है और उछाल में ट्रेडर्स और FIs दोनों ही बेचने का मौका देख रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज और हो रही है, वो ये घरेलू फंड दमदार खरीदारी नहीं कर रहे हैं। जब दोनों ही तरफ से बिकवाली का प्रेशर हो और घरेलू फंड भी थोड़े वेट एंड वॉच वाले मूड में, आइए थोड़ा नीचे आने दीजिए फिर आराम से लेंगे, जल्दी क्या है। तो ये जल्दी क्या है, आराम से खरीदेंगे, ये है ना, बायर्स कम कर रही है बाजार में और यही वजह के लगातार बाजार प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं। आज 9000 के ऊपर कोशिश की बाजार ने, ऐसा नहीं कि नहीं की कोशिश, लेकिन टिक ही नहीं पाए। 18000 के ऊपर बैंक निफ्टी ने कोशिश की, टिक नहीं पाए। बंद होते होते तो बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसल गया, ऊपरी स्तरों से कितना 800 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया। सेम वही सिचुएशन निफ्टी की भी रही। तो ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा ख़राब है, खरीदारी का अभाव है, ग्लोबल मार्केट्स को लेकर भी डर है। पॉइंट सिंपल है, मार्च के महीने में बाजार अच्छी खबरों के बावजूद गिरता था, अप्रैल के महीने में खराब खबरों के बावजूद बढ़ता था और अब
मई के महीने में फिर वही ट्रेंड बन रहा है, अच्छी खबरों पर रिएक्शन कम, बुरी खबरों पर गिरने का रिएक्शन ज्यादा। ये बाजार का ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। तो आज भी एक और कमजोरी भरा सेशन ही कहा जाएगा। भले ही निफ्टी 55 अंक ऊपर बंद हुआ हो, लेकिन ताकत नहीं थी बाजार में, ये साफ दिख रहा है। ओके, तो मार्केट में गिरावट की ये खास वजह रही। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज के मार्केट में जिस तरह से हमने एक उतार चढ़ाव का माहौल बनता हुआ देखा, इस उतार चढ़ाव में कौन कौन सी ऐसी खबरें रहीं और उन खबरों के दम पर कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर हलचल ज्यादा रही, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल, बताइए। तो यूएस में कोरोना वायरस पर जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई, उस वजह से अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखें तो शानदार तेजी कल के सत्र में बनती हुई नजर आई। इनफैक्ट निफ्टी जो है भारतीय बाजारों का, वो भी 200 पॉइंट्स शुरुआती सत्र में बढ़त के साथ आता हुआ दिखा, पर उसके बाद जो है ये पूरी बढ़त गंवाते हुए नजर आए और 60 अंकों की तेजी के साथ ही बंद होते हुए दिखे। इनफैक्ट अगर आप देखें निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की सूची में भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट्स जैसे शेयर शामिल थे, जहां पर 9 से 12% की तेजी हुई। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल बढ़िया नतीजों के बाद ऐसा आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में देखने को मिला, ऑल टाइम हाई इसने मारा। वहीं अगर आप लूजिंग साइड्स पर देखेंगे कुछ स्टॉक्स को, तो वहां पर यूपीएल, यहां पर तेज गिरावट रही। आज 9.5% की जो है गिरावट रही। कृषि मंत्रालय के 27 पेस्टिसाइड्स को जो नकारने की बात की गई थी और जो खारिज करने की बात की गई थी, उस वजह से यूपीएल में आपको तेज गिरावट देखने को मिली। सही वही अगर आप देखें पर्टिकुलरली ऑटो स्पेस, तो यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई और साथ ही मेटल काउंटर्स यहाँ पर तेजी थी। तो यहाँ पर ऑटो स्पेस में देखें तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में 4 से 5% का उछाल रहा। वहीं टाटा स्टील और नाल्को जैसे शेयरों में भी अच्छी तेजी बनती हुई दिखी। पर लूजिंग साइड्स पर देखिए आज भी जो बैंकिंग स्पेस थे, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, उनमें जो है आपको 3 से 5% तक की गिरावट जो है टॉप एंड पर नजर आई। साथ ही अगर आप रियल्टी स्पेस देखेंगे, कल भी ये गिरावट दिखाई थी और आज भी यहाँ पर आपको दबाव बनता हुआ दिखा, जिसमें प्रेस्टीज एस्टेट्स जो है एक टॉप लूजर के हिसाब से निकल कर आया। ओके, तो ये कुछ खबरें रहीं और उन खबरों के दम पर कहां पर एक्शन रहा, ये आपको कुशल ने बताया। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और हमारे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने देखा किस तरह से मार्केट में हमने हलचल देखी है, और खास करके जो बैंकिंग शेयर हैं इन्होंने गिरावट में बड़ी भूमिका निभाई है पिछले कुछ दिनों में। तो आपका ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्या नजरिया है? बिल्कुल मृत्युंजय, जहां तक बैंकिंग सेक्टर का सवाल है, मैं बहुत ही नेगेटिव हूं इस सेक्टर पे हाल फिलहाल, इस पे और एनबीएफसी पे। बिकॉज मुझे लगता है जो ये लॉकडाउन के कारण जो बिजनेसेस की हालत है, उसके कारण से उनका जो प्रेशर है, बिल्कुल एक कंटेजियन इम्पैक्ट रहेगा और वो बैंकिंग स्टॉक्स में बिल्कुल देखने को मिलेगा। और जिस तरह का स्टिमुलस पैकेज आया और जो फाइनल डे पे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा कि मॉनिटोरियम को बढ़ा देंगे और फिर 1 साल तक अगर कोई डिफॉल्ट भी करता है तो वो आईबीसी में नहीं जा सकता, तो इन सब ने और भी सेंटिमेंट बैंकिंग स्टॉक्स के प्रति खराब किया है। तो उस लिहाज से मैं पूरे सेक्टर को ही अवॉइड करने की सलाह है। और अगर आपको फिर भी इस सेक्टर में रहना है, तो मुझे लगता है ये जो टॉप 2 बैंक्स है प्राइवेट सेक्टर की, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, अगर उनमें यहाँ से और थोड़ी गिरावट आती है तो उनको मीडियम से लंबी अवधि के लिहाज से बिल्कुल देखा जा सकता है। अदरवाइज बैंकिंग स्टॉक्स पे हाल फिलहाल मेरा नजरिया नेगेटिव है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर पर आपका नजरिया अभी निगेटिव है। अब मैं आपसे अगला सवाल सर पूछना चाहता हूं कि कल के मार्केट में अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो कल इंट्राडे में उन्हें कहां पर ट्रेड करना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर किसी का नजरिया थोड़ा पोजिशनल हो 2, 4, 5 दिन 10 दिन के लिए, तब उन्हें कहां पर ट्रेड करना चाहिए? मतलब इंट्राडे और पोजिशनल के लिए कहां ट्रेड किया जाए? बिल्कुल मृत्युंजय, जहां तक कल के लिए इंट्राडे ट्रेड का सवाल है, तो वहां पे मैंने एक छोटी प्राइस का स्टॉक बट ऐसे सेक्टर से जो आजकल सुर्खियों में है, आइडिया को चूज किया है। ये स्टॉक बहुत ही पिटे हुए लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, बट जिस तरह के नतीजे रिलायंस जियो से आए थे कुछ दिन पहले, फिर कल जो भारतीय एयरटेल ने जो नतीजे पेश किए, बहुत ही शानदार नतीजे थे। हर फ्रंट पे भारतीय एयरटेल ने अच्छा किया। फिर जो आरपू अगर देखेंगे तो उसमें भी 134 से बढ़ के 154 हो गया। तो उसी को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए मुझे लगता है आइडिया का भी इस जो मार्च क्वार्टर का नतीजा है अच्छा आना चाहिए। और इन सब टेलीकॉम कंपनीज का जो अप्रैल टू जून क्वार्टर के जो नतीजे होंगे वो बेहद ही शानदार रहने चाहिए। बिकॉज इस दौरान जब लोग घरों पे है तो ये जो डेटा का कंजम्पशन बहुत हुआ है और उसके कारण से मुझे लगता है बहुत ही फायदा हुआ है
इन टेलीकॉम कंपनीज को। मुझे लगता है आज भी शानदार तेजी दिखाई है आइडिया के स्टॉक ने, और इस लेवल से भी कल भी अच्छी तेजी रहनी चाहिए। कल का मेरा इस स्टॉक पे टारगेट रहेगा ₹6.25 का। और जहां तक पोजिशनल तौर का सवाल है, मैंने एक फार्मा सेक्टर की अच्छी कंपनी को पिक किया है। कंपनी का नाम है बायोकॉन। ये भी एक शानदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और आजकल फार्मा सेक्टर भी बिल्कुल एक अच्छे रुझान के साथ चल रहा है। और हाल ही में जो नतीजे हैं, इस क्वार्टर के नतीजे थोड़े बाजार की उम्मीदों से कम थे और उसके कारण से हमने स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट पिछले कुछ दिनों से देखी है। आज इस स्टॉक ने थोड़ा एक रिकवर किया है, बट मुझे लगता है यहाँ से भी आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी बन सकती है। तो मैं इस स्टॉक को खरीदारी करने की सलाह देता हूँ। मुझे लगता है आने वाले 7 से 10 दिन में हम इस स्टॉक पे 360 तक के लेवल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी राय है कि इंट्राडे में आपको कहां पर ट्रेड करना है और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहां पर ट्रेड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि निवेशकों का मार्केट पर भरोसा बन नहीं पा रहा है? इस पर कुछ डिटेल रिसर्च के साथ हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप बताइए। देखिए, भरोसा नहीं बन पा रहा है, उसके 3 मुख्य कारण है। पहले तो है एफआईएस की बिकवाली। 5 दिन में आप देखिए एफआईएस ने 9,000 करोड़ कैश मार्केट में बेच दिया। वायदा बाजार में करीब 5,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली उनकी ओर से देखने को मिल रही है। दूसरा, आप देखिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान लगातार कम हो रहे हैं। नमूरा और गोल्डमैन सैक्स दोनों कह रहे हैं कि FY21 मौजूदा वित्त वर्ष में -5% की ग्रोथ आएगी, और गोल्डमैन सैक्स ने तो यहां तक कह दिया कि इस तिमाही में, जून तिमाही में -45% की ग्रोथ आएगी, और ये सबसे बुरा अब तक का रिसेशनरी फेस है भारत की जहां तक बात है। तीसरी बात है, भारत में भी मामले 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं। हर दिन में आप देखिए करीब 4,500 नए मामले आते हुए दिख रहे हैं, और आप देखिए यूएस जैसे देश जहां पे 1 लाख के बाद 2 लाख के नंबर भी हो गए। 5 दिन लगे थे 1 लाख से 2 लाख होने में, ऐसे ही रूस में 10 दिन 20 दिन लगे थे, स्पेन और यूके में औसतन। तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट्स पे ये भी देखने को मिल रहा है कि अब भारत में भी क्या 1 लाख के बाद बहुत तेजी से जो नए मामले हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे। ये कुछ चिंताएं हैं जो कि कहीं ना कहीं मार्केट्स में हावी हैं, जिस वजह से आप देखिए हर हाल लेवल से प्रेशर है और मार्केट्स पे भरोसा नहीं बन पा रहा। ओके, तो ये कुछ वजह है जिससे मार्केट पर भरोसा बन नहीं पा रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे रिजल्ट की कि कौन कौन से रिजल्ट आने वाले हैं कल और क्या अनुमान है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बजाज ऑटो की, और बजाज ऑटो के नतीजे कल आने वाले हैं। कैसे नंबर रहेंगे, मुनाफा क्या रहेगा, आय कितनी रहेगी, इस पर डिटेल रिसर्च के साथ हमारे साथ कुशल जुड़े हैं। कुशल बताइए। तो बजाज ऑटो के नंबर्स जो है कमजोर साइड पर रहने का ये अनुमान है। इनफैक्ट अगर आप मुनाफा देखें तो वो 25% लुढ़क कर 975 करोड़ आने का अनुमान लगा रहे हैं हम, क्योंकि अन्य आय में तो इनकी गिरावट जो है उस वजह से कहीं ना कहीं इनके मुनाफे पर ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया है आय के साथ साथ। और आय अगर आप देखें तो वहां पर अब वॉल्यूम जो डिग्रोथ हुई है वो करीब 17% की हुई है, और साथ ही अगर आप देखें तो इस वजह से इनकी जो आय है उसमें करीब 13% की फॉल के साथ हम 6450 करोड़ की आय कंपनी पोस्ट कर सकती है, ऐसा अनुमान लगाकर चल रहे हैं। हालांकि इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 9% की बढ़ोतरी हुई है। अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि अब आगे के लिए एक्सपोर्ट्स की पाइपलाइन इनकी कैसी रहती है, क्योंकि कच्चे तेल में जो है काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके साथ ही अगर आप मार्जिन देखें कंपनी की तो वहां पर करीब 30 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त के साथ 16% पे कंपनी की मार्जिन रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो BS6 वाहन इन्होंने बेचे हैं उसकी रियलाइजेशंस में जो है बढ़ोतरी देखी गई है, जिस वजह से थोड़ी सी इनकी मार्जिन्स को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो नतीजे कमजोर साइड पे हैं। हालांकि अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की तरफ से इनकी डीलरशिप्स, इनकी सप्लाई चेन और साथ ही इनकी जो प्रोडक्शंस है उन पर क्या अपडेट है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, ठीक है। और कल डॉक्टर रेड्डीज के भी नतीजे आने वाले हैं। डॉक्टर रेड्डीज को लेकर के क्या अनुमान है ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ी हैं। देवांशी बताइए। डॉक्टर रेड्डीज के इस तिमाही में अच्छे नतीजे आने की उम्मीद की जा रही है। आप सबसे पहले ज्योग्राफीज में यूएस मार्केट्स पर देखें तो इस बार करीब 12 से 15% तक की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। सुबेक्सॉन और साथ ही अन्य जो दवा कंपनी ने लॉन्च की थी इससे काफी सहारा मिलेगा, और साथ ही रुपये में कमजोरी आती हुई दिखी थी, इससे भी कहीं ना कहीं आय को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। भारतीय कारोबार यहाँ पे भी आप देखें करीब 15% तक की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य ज्योग्राफीज में अच्छी बढ़त होती हुई दिखी है, तो कुल मिला के जो आय है करीब 7 से 8% बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर कामकाजी मुनाफे की
बात करें तो कंपनी लगातार अपने खर्च को कम करने की कोशिश जरूर कर रही है। इसके चलते करीब 15 से 16% तक की बढ़त कामकाजी मुनाफे में देखने मिलेगी। मार्जिन इस बार करीब 20% से बढ़कर 22 से 30% तक आते हुए दिखेंगे। और अगर मुनाफे की बात करें, टैक्स घटने का जो फायदा है वो कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा और इसके चलते करीब 16 से 17% तक मुनाफा कंपनी का बढ़ता हुआ दिखेगा। अब दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट देखनी होगी कमेंट्री में। सबसे पहले तो कोविड के चलते कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या नए प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करने पर फोकस कर रही है, क्या पाइपलाइन है, और इसके अलावा जो वोकहार्ट के अधिग्रहण पर क्या स्ट्रैटेजी बनती हुई दिख रही है, क्या सिनर्जी बेनिफिट्स कंपनी देख रही है, इस पर भी नजर रहेगी। तो कुल मिलाकर डॉक्टर डी से अच्छे नतीजों की उम्मीद जरूर की जा रही है। ठीक है, तो अब सेठी साहब, आपने दो अनुमान सुने, डॉक्टर रेड्डीज के और बजाज ऑटो के। अनुमान को देखते हुए आपका व्यू क्या बन रहा है इन दोनों कंपनियों पर? बिल्कुल मृत्युंजय, जहाँ तक बजाज ऑटो का सवाल है, देखिए नतीजे पिछले क्वार्टर के कमजोर रहने चाहिए बिकॉज लॉकडाउन के पहले भी ऑटो सेक्टर की हालत काफी खस्ता थी। और चूंकि इनको जो मार्च के एंड के 10 दिन नहीं मिले और वहां पे इनको जो BS4 से BS6 में ट्रांजिशन होना था, तो वहां पे इनके जो सेल्स है कुछ फर्क डेफिनेटली पड़ा होगा। बट मुझे लगता है कि बजाज ऑटो अगर कल खराब नतीजों के दम पे अगर गिरता है ये स्टॉक, यहाँ से अगर 2300-2400 के लेवल से स्टॉक में आते हैं, तो मैं इस सेक्टर पे आने वाले क्वार्टर्स के लिए काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है जिस तरह से कोरोना के चलते लोगों के मन में डर रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का एक पालन करना है, तो मुझे लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह लोग 2 व्हीलर्स यूज करेंगे, प्रेफर करेंगे, तो वहां पे बिल्कुल इनकी डिमांड बढ़नी चाहिए। तो उस लिहाज से मुझे मीडियम से लंबी अवधि में ये स्टॉक गिरावट में अच्छा लगता है, तो वहां पे गिरावट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और जहां तक डॉक्टर रेड्डी का सवाल है, अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। हालांकि फार्मा सेक्टर काफी अच्छा चल चुका है, स्टॉक में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स पिछले कुछ दिनों में, महीनों में दिए हैं, बट मुझे लगता है अभी भी इसमें अच्छी तेजी हो सकती है। तो इस स्टॉक में भी करंट लेवल्स पे भी या कोई गिरावट आती है तो उसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। अब वक्त है ये जानने का कि कल का बाजार कैसा रहेगा, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, कल के बाजार को आप किस तरह से देख रहे हैं? कल के लिए किन अहम संकेतों पर बाजार की नजर रहेगी और अहम लेवल मार्केट में क्या हो सकते हैं कल? देखिए, जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, संकेत तो अमेरिकी बाजारों से हमारी क्लोजिंग के वक्त कमजोरी के ही आ रहे थे। डाउ फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट तक नीचे कमजोर हो गए थे, तो उस लिहाज से बड़ी तेजी के बाद अमेरिका में एक हल्की कमजोरी वाला सेशन, ये तो उम्मीद है ही। देखते हैं अमेरिकी बाजार किस तरह से बंद होते हैं। और साथ ही ट्रम्प साहब आजकल फिर से बड़े एक्टिव हो गए हैं ट्विटर पर, तो उनके ट्वीट किस दिशा में कैसे आते हैं वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इनको हटाकर आप देखिए तो एक चीज साफ दिख रही है, 8800 ये अहम लेवल है बाजार के लिए। और कल जो ट्रेड होगा वो एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले का होगा, तो फ्रेश कमजोरी आपको जो अब दिखेगी वो 8800 तोड़ने के बाद दिखेगी, और मजबूती जो आपको दिखेगी 9050 को पार करने के बाद। तो 9050 जब तक आपसे पार नहीं होता तब तक आप बाजार में कमजोरी के ट्रेंड पर हैं। 9050 पार होगा तो न्यूट्रल ट्रेंड में आएंगे, और वापस आपको तेजी करने का बड़ा मन है तो इंतजार कीजिए 9200 की क्लोजिंग का। इसके ऊपर बंद होने के बाद ही बाजारों में वापस में ताकत दिखेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 17500 के आसपास जहां हम बंद हुए वो मेक और ब्रेक वाले लेवल है। नेक्स्ट अगला अहम सपोर्ट 17100 के आसपास का है, और बाद में 16500, 16700, 800 की रेंज तक बैंक निफ्टी का रास्ता है। बेसिकली दिक्कत निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स ये मजबूती दे ही नहीं रहे, यहाँ से लगातार नीचे आते दिख रहे हैं बाजार, और उसी लिहाज से दिक्कत बाजार में ज़्यादा दिख रही है। तो देखते हैं कल भी फिलहाल जो बंद हुए उस समय तो संकेत बहुत अच्छे नहीं है, बाजारों की क्लोजिंग कैसी होती है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो बैंक निफ्टी में भी अब 18250 पार होगा तो ही बाजार न्यूट्रल हो पाएंगे, तब तक कमजोरी वाले ही संकेत हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा कमजोरी की तरफ खुलता हुआ दिख रहा है। कल देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन फोकस 8800 नीचे निफ्टी पर, 17000, 17100 बैंक निफ्टी पर करिएगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका कल के लिए ये रणनीति बताने के लिए। अब सेठी साहब, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आपने इंट्राडे का ट्रेड बताया, पोजिशनल ट्रेड बताया, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और उनको लंबे समय के लिए बाजार में पैसा लगाना है तो कहाँ लगाना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, जहाँ तक लंबी अवधि का सवाल है, मैं एक बहुत ही शानदार स्टॉक रेकमेंड करने जा रहा हूँ। स्टॉक का नाम है CDSL। ये एक वन ऑफ द 2 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है भारत में, CDSL और NSDL। BSE प्रोमोटेड है, और दूसरा अगर आपको लिस्टेड स्पेस में ये एकमात्र विकल्प है, अगर किसी को इस स्पेस में अगर निवेश करना है तो CDSL ही एकमात्र लिस्टेड कंपनी है।
बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है कंपनी के सामने। जिस तरह से भारत में इक्विटी करंट बढ़ने के उम्मीद है, उस लिहाज से काफी ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। फिर हाल ही में जो लॉकडाउन के दौरान भी काफी लोगों ने नए अकाउंट खोले हैं, तो उसका फायदा हुआ है। फिर जो एक सरकार ने मुहिम चलाई है डिजिटाइजेशन की, पहले जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह डीमेट होते थे, अब इंश्योरेंस पॉलिसीज है, आपके एकेडमिक्स है, फिर आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो भी डीमेट होते हैं। तो मुझे लगता है ये कंपनी का बहुत ही सामने एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहेगी। और हाल ही की गिरावट के बाद एक अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हाई रिटर्न रेशियोज है, और सबसे अच्छी बात है बहुत ही हाई मार्जिन है इस बिजनेस में। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। 1 साल का मेरा इसमें लक्ष्य रहेगा 300 रुपए। ठीक है, और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपको ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे। और ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय, नमस्कार। देखिए, ऑप्शंस के जरिए मैंने एक इंडेक्स की स्ट्रेटेजी निकाली और एक स्टॉक की स्ट्रेटेजी निकाली है। आज मार्केट में ऊपरी लेवल पे से गिरावट देखने को मिली है और क्लोजिंग लोअर लेवल के आसपास ही देखने को मिली है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। तो कल ऐसा लगता है कि यही ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए। चार्ट वीक लग रहे हैं, तो पहली स्ट्रेटेजी इंडेक्स की है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का 21 मई का 17,300 का पुट 250 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा कल मार्केट में। 100 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा और इस बैंक निफ्टी के 17,300 के पुट के टारगेट होंगे 400 से 500 रुपए के 1 से 2 दिन के लिए। ये स्ट्रेटेजी है इंडेक्स के साथ। तो दूसरी स्ट्रेटेजी है मेरे पास स्टॉक की, वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक चार्ट के ऊपर वीक लग रहा है। कल मार्केट में जैसे ही अगर गिरावट और दिखने को मिलती है तो बंधन बैंक यहाँ से एक फिसलेगा और 220 का पुट इसमें 14 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 8 रुपए का और टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं 220 के पुट के अंदर 20 रुपए से लेकर 24 रुपए तक के। ओके, बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका, विकास सेठी साहब आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा है, क्यों रहा, कौन कौन सी खबरें रही और कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कल कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस। नमस्कार।